So, hello, dear friends, welcome back to the exam counselor. As you all know, that I have started a series for JKSSB, JKSSB Female Supervisor Science portion here on this channel, the JK एग्ज़ाम काउंसलर. इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है चैनल पे, जो न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स का जो टॉपिक है वो मैंने उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है. सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आई एम क्वाइट श्योर कि वो चीज़ आपको क्लियर होगी वीडियो देखने के बाद. वन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू इज़ दैट कि ये जो कोर्स है इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, ये जो नोट्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा थारो एनालिसिस के बाद इनको प्रिपेयर किया गया है. काफ़ी सारे JKSSB के PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कंसल्ट किया गया है और फिर उसमें से देखा गया है कि JKSSB का जो फेवरेट पोर्शन है कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो JKSSB पूछ रही है. उसके अलावा मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है JKSSB की जो पेपर्स के रिलेटेड कि किस तरीके से साइंस के पोर्शंस में से क्वेश्चन जो है वो सेटअप किए जाते हैं, उसको लेकर मैं उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे आपके लिए क्लासेस ला रहा हूँ. ये क्लासेस स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जिनको थोड़ी कठिनाई होती है साइंस में से क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो एक चीज़ आपको बताता चलूँ मैं कि साइंस का जो पोर्शन है उसमें से ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. JKSSB ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछ रही हैं, बस स्लाइटली आपके कंसेप्ट्स कुछ क्लियर होने चाहिए और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस आपको याद रखनी होगी, उनमें से ही आपके क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं. तो ज़्यादा आपको साइंस की इस सेक्शन में PhD करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ शैलो कंसेप्ट और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अलॉन्ग विद सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत एनफ हैं इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. जो दूसरा टॉपिक है हमारा आज का वो है वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन. ये इस टॉपिक का पहला लेक्चर है. इसके बाद इस पे एक और लेक्चर आने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं. बट सबसे पहले हम समझते हैं कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन क्या चीज़ है. जैसे आप सब जानते हैं, आपने भी डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन्स जो हैं वो करवाए होंगे. बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे वैक्सीनेशंस आपने करवाए होंगे, हमने भी करवाए हैं, हर कोई करवाता है. तो काम क्या रहता है वैक्सीन्स का कि हम ये वैक्सीनेशंस क्यों करवाए जाते हैं. देखिए, ये चीज़ सबको पता है कि वैक्सीनेशंस क्यों करवाए जाते हैं. वैक्सीनेशन इसलिए करवाए जाते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को जो है किसी बीमारी से बचा सकें. तो इसलिए हमारी बॉडी को में जो है वो वैक्सीनेशंस करवाए जाते हैं. अब ये वैक्सीनेशंस ऐसा क्या कर देते हैं कि हमारी बॉडी को जो है वो बीमारी नहीं लगती, यानी कि हम फिर सेफ़ हो जाते हैं किसी भी डिजीज़ से. इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन होगी. चलिए समझते हैं फ़िलहाल वैक्सीन क्या होती है. देखो, वैक्सीन्स आर डिज़ाइन टू इलिसिट एन एंटीबॉडी मेमोरी रिस्पॉन्स विदाउट कॉजिंग सिकनेस. पीपल गेन इम्यूनिटी एज a result of this without getting sick. A vaccine must contain at least one antigen from the virus or the bacteria to elicit a reaction. A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease. A vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microbes. It is often made from weakened or killed version of microbe. Its toxin or one of its surface protein. The agent stimulates the body immune system to recognize the microbe and produce antibodies that can protect the body from future infection. अभी देखिए होता क्या है एक्चुअली कि जो वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन्स जो बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से ही बनाई जाती हैं, पैथोजन से ही बनाई जाती हैं. यहाँ तो कंप्लीट पैथोजन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है,
या तो कंप्लीट उसका इस्तेमाल किया जाता है या उसके किसी पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। या जैसे कि या तो किल्ड वर्जन ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, या अगर वो जिंदा ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको थोड़ा वीक करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर माइक्रोब से निकलने वाला टॉक्सिन उसको थोड़ा कम करके, उसकी टॉक्सिसिटी को थोड़ा कम करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर उसकी बॉडी से, उसके सेल से कुछ प्रोटीन्स ली जाती हैं और उन प्रोटीन्स का जो है वो वैक्सीन बनाया जाता है। और यही वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है, जो इंजेक्ट किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट ये जो हमने माइक्रोब जो है वैक्सीनेशन की फॉर्म में इंजेक्ट किया है, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो इम्यूनिटी डेवलप करे, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे, ताकि हमारी बॉडी आगे फ्यूचर में आने वाले इन्फेक्शन से बच सके। इसको समझते हैं हम कि ये कैसे काम होता है। तो अगर आप अभी के लिए आपको वैक्सीन समझना होगा कि वैक्सीन क्या है। सो वैक्सीन्स आर एक्चुअली बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द microbes, which are prepared from the disease causing microbes, are the microbe which resembles to the disease causing microbes and are used against the microbes, disease causing microbes, यानी उन्हीं से तैयार की जाती हैं और उनके ही अगेंस्ट इनको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा चलिए आप समझते हैं कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स की क्या क्या टाइप्स रहती हैं। पहले वैक्सीन की टाइप्स को समझते हैं, फिर हम इन डिटेल डिस्कशन करते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। देखिए वैक्सीन जो है कि डिफरेंट किस्म के वैक्सीन्स होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस टेक्निक का इस्तेमाल, किस मेथड का इस्तेमाल हमने किया गया है एक वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम वैक्सीन को जो है वो डिवाइड करते हैं। वैक्सीन की डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहली टाइप जो है वो है हमारी एट्यूनिएटेड वैक्सीन। एट्यूनिएटेड वैक्सीन हमारी पहली टाइप है। दिस इज योर एट्यूनिएटेड वैक्सीन। देखो इसमें क्या किया जाता है, इसको हम लाइव वैक्सीन भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज लाइव वैक्सीन। अब लाइव वैक्सीन इसको क्यों बोला जाता है? देखो इसमें क्या होता है कि लाइव वैक्सीन यूटिलाइज्ड अ वीकेंड और एट्यूनिएटेड फॉर्म ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक माइक्रोब ए है। ये माइक्रोब ए कोई खास किस्म की डिजीज एक्स काज करता है, ये ए माइक्रोब है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ए माइक्रोब है, इन माइक्रोब्स को किसी ऐसी सिचुएशन में ग्रो करेंगे, ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करेंगे जहाँ पे ये थोड़ा कम हार्मफुल हो जाए, यानी इसके जीनोम में कुछ चेंजेस आ जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में चेंजेस लाते हो, उसके आसपास की कंडीशंस में चेंजेस लाते हो, तो ज़रूर उसके जीनोम जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसके अंदर भी चेंजेस आती हैं, क्योंकि वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करने के लिए अपने अंदर कुछ म्यूटेशंस क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक ए माइक्रोब है, ये डिजीज़ एक्स काज करता है। अब क्या होगा कि जब आप इस ऑर्गेनिज्म को एक डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करोगे जहाँ पर इसके अंदर कुछ म्यूटेशंस आ जाएंगी, और उन म्यूटेशंस के कारण ये जितना हार्मफुल पहले था, जितना खतरनाक पहले था, अब ये इतना खतरनाक नहीं रहेगा, यानी कि इसका एक वीक वर्जन तैयार हो जाएगा। ये वीक वर्जन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तैयार हो गया, ठीक है। फिर उस वीक वर्जन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, उस वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ वैक्सीन जो है हम एक इंडिविजुअल को देते हैं। यानी जो वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसको ना ये हमने अब एक इंडिविजुअल के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया। अब जब एक इंडिविजुअल के अंदर आपने इसको इंजेक्ट कर दिया, इंडिविजुअल को ये वैक्सीन आपने दे दी, तो इंडिविजुअल को वैक्सीन देने के बाद क्या होगा कि इस इंडिविजुअल के अंदर कुछ इम्यून सिस्टम में कुछ चेंजेस आ जानी शुरू हो जाएंगी, यानी इसका इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। कैसे रिस्पॉन्स शुरू कर देगा? देखो ये जो वैक्सीन है ये थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हम इसको देते हैं, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हम जो है वो देते हैं। अब जब ये वैक्सीन इसको देंगे तो क्या होगा कि ये ऑर्गेनिज्म जो हमने एट्यूनिएटेड यानी वीक फॉर्म में जो हमने इसको दिया, ये यहाँ पर इसके अंदर यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स को क्या करेगा,
सेल्स को बताएगा कि आप ना ये अपना आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल के अंदर इंजेक्ट करेगा। जेनेटिक मटेरियल सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर इंजेक्ट करेगा। जब ये जेनेटिक मटेरियल हमारी सेल्स के अंदर इंजेक्ट करेगा तो हमारे जो सेल्स हैं जैसे आरएनए हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स में इंजेक्ट करेगा। और ये सेल्स क्या काम करेंगे, ये सेल्स जो हैं इसी माइक्रोब की तरह के, यानी जो माइक्रोब हमने एज वैक्सीन की फॉर्म में इंजेक्ट किया है, इसी माइक्रोब्स की तरह कुछ कॉपीज़ जो है वो बनाना शुरू कर देगा। कॉपीज़ यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो हमने बाहर से इंजेक्ट किया है, वो डिवाइड करना शुरू कर देगा। अब क्या होगा कि हमारे अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होगा वो देखेगा कि ये जो पार्टिकुलर थिंग हमारी बॉडी के अंदर है, ये जो डिवाइड हो रही है, ये तो मेरी बॉडी की नहीं है, ये तो मैंने प्रोड्यूस ही नहीं की, ये तो हमारी है ही नहीं, मतलब ये एक फॉरेन पार्टिकल है, तो ये फॉरेन पार्टिकल है। तो ये क्या काम करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट क्या करेगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो है वो छोड़ेगा। तो जब एंटीबॉडीज़ छोड़ेगा तो एंटीबॉडीज़ क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ इनको जो है सबको ख़त्म कर देगा। इन सबको जो है वो एंटीबॉडीज़, जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जो है वो इन सबको जो है वो ख़त्म कर देगा, और इस तरीके से ख़त्म कर देगा। और जो आरएनए यहाँ पे इनिशियली इंजेक्ट किया था, उस आरएनए को भी ख़त्म कर देगा, ताकि ये दोबारा से इसकी कोई भी किस्म की कॉपी जो है वो न बना पाए, डिवाइड ना हो पाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ख़त्म करने के बाद यहाँ पे कुछ मेमोरी सेल्स, जिनको बी सेल्स कहते हैं, वो बी सेल्स रहेंगे। वो बी सेल्स हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती रहेगी, बी सेल्स यानी मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करती रहेगी। और अगर दोबारा कभी इस ऑर्गेनिज्म ने, ये जो ए ऑर्गेनिज्म है, ये कभी दोबारा अगर इस इंसान को इन्फेक्ट करता है, तो जैसे ही ये इस इंसान को इन्फेक्ट करेगा, वैसे ही ये बी जो मेमोरी सेल्स हैं इसके अगेंस्ट एक्ट करेंगे और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो फॉरेन इन्फेक्शन से बच जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एक बार फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि किस तरह से वैक्सीन जो है वो काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसको मैं एक बार फिर से आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ पर्सन एक्स, ठीक है ना, देयर इज़ अ पर्सन एक्स, ठीक है, एंड देयर इज़ अ माइक्रोब एम इज़ द माइक्रोब, जो ये एक्स पर्सन है, माइक्रोब एम है, जो एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज़ जो है वो इंसानों के अंदर पैदा करता है। ठीक है, कोई डिजीज़ जो है वो इंसान के अंदर पैदा करता है। अब क्या होगा कि ये जो एम माइक्रोब है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माइक्रोब है। तो हमें क्या करना है कि ना, जिस कंडीशंस में ये ग्रो करता है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस रहती है, इनसे थोड़ा हट के कंडीशंस क्रिएट करनी होंगी, और उन कंडीशंस में हमें इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना होगा। जब हम उन कंडीशंस में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेंगे तो होगा क्या कि इसका वीक वर्जन एम डैश डेवलप होगा। वो कैसे होगा, उसके अंदर म्यूटेशंस आएंगी और एम डैश जो है, इसका वर्जन जो है वो वीक वर्जन होगा एम का, वो डेवलप होगा, ये वीक वर्जन डेवलप होगा। अभी जो वीक वर्जन है, ये इसका वैक्सीनेशन के ज़रिए हम इस पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। जब हम इस पर्सन की बॉडी में इसमें इंजेक्ट कर देंगे तो होगा क्या कि इस पर्सन की बॉडी के जो सेल्स हैं, आपने देखा होगा कि जो पैथोजेंस होते हैं ना, पैथोजेंस पे आपने देखा होगा कुछ इस तरह के कुछ कैप्स होते हैं उनके ऊपर, जैसे आपने कोरोना वायरस के अंदर भी देखा होगा, कुछ इस तरह के कैप्स होते हैं, कुछ इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर, आपने देखा होगा इस तरह की प्रोटीन्स। अब होता क्या है कि ये माइक्रोब एम डैश ये क्या काम करेगा, ये अपने ये जो प्रोटीन है इसको इस सेल्स के साथ अटैच करेगा। सेल के साथ अटैच करने के बाद यहाँ से आरएनए को पास करेगा इस सेल के अंदर, आरएनए को पास करेगा सेल के अंदर, ठीक है। और सेल के अंदर जब आरएनए को पास करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को पास करेगा इसके अंदर, तो होगा क्या
कि ये सेल जो है ना, अब ये सेल इस आरएनए का यूज़ करके, इस आरएनए का यूज़ करके इसी किस्म के दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे माइक्रोब्स, दूसरे पैथोजेंस जो है वो बनाना शुरू कर देगा। इसी तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 के 2, 2 के 4, बहुत तेज़ी से ये डिवाइड करना शुरू कर देगा, बहुत तेज़ी से डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाएगा। तो जब आपने इसको वैक्सीन दिया, जो कि आपने एक लाइव और एन्यूएटेड जो है वैक्सीन दिया हुआ है, तो हो सकता है कि इस पर्सन में थोड़े माइल्ड सिम्टम्स, थोड़े फीवर और हेडेक के आ सकते हैं, लेकिन बीमार उतना वो ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि जब आपने वैक्सीन्स लिए होंगे, तो वैक्सीन्स लेने के बाद आपको 1-2 दिन थोड़ा फीवर महसूस होगा, तो वो इसकी वजह से होगा। ये जो यहाँ पे इस हमारे सेल्स ने, बॉडी के सेल्स ने ये जो है इस किस्म के माइक्रोब्स जो हैं प्रोड्यूस किए हैं, इन वजह से जो है वो थोड़ा फीवर होता है। अब क्या है कि हमारी बॉडी जब इनको पहचानेगी, ये देखेगी कि ये तो हमारी बॉडी के है ही नहीं, ये कहाँ से आए हैं, ये फॉरेन एजेंट्स हैं। अच्छा, तो डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स हैं, इसलिए इंसान की बॉडी जो कुछ इम्यून रिस्पॉन्स यानी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, और वो एंटीबॉडीज़ इन सब सेल्स को क्या करेंगे, किल कर देंगे, इन सब माइक्रोब्स को किल कर देंगे। चूँकि ये वीक हैं तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट बॉडी पे नहीं पड़ेगा, इनको किल कर देंगे। अलॉन्ग विद इसने जो जेनेटिक मटेरियल सेल्स के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया हुआ है, उसको भी ख़त्म कर देंगे, और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी इस खास पार्टिकुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट, जो है एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब अगर इन फ्यूचर ये एम माइक्रोब हमारी किसी भी इसकी बॉडी को, इस पर्सन की बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो विद इन टाइम जो एंटीबॉडीज़ हमारी इसकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, वो एक्ट करके इसको ख़त्म कर देंगी। सो इस तरीके से जो है ये वैक्सीन हमारा जो है ये काम करता है। इस तरह से ये वैक्सीन जो है ये काम करता है। तो एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स जो होता है ये काजिंग माइक्रो दीज वीकेंड वैक्सीन्स आर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस्ड विद इन द वैक्सीन। जैसे मैंने बोला, वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल में ये रिप्रोड्यूस होते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ये स्मॉल क्वांटिटी में इस वैक्सीन को दिया जाता है, ताकि जो है इम्यून सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्स जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्स दे दे। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में मुझे बोलना होगा कि ये वैक्सीन जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है बॉडी को, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देती है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप करती है उस बीमारी के अगेंस्ट। ठीक है, कोई भी बीमारी, उस बीमारी के अगेंस्ट लॉन्ग लास्टिंग जो है ये इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि ये जो वैक्सीन्स होती हैं, एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, इनको ना कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज में इसको रखा जाता है। ठीक है, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अब इंडिया के अंदर जो हमारा MMR वैक्सीन है, जो जैसे मेजल्स, मार्प्स एंड रूबेला, ये जो वैक्सीन है ये एक किस्म का एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। दैन नेसल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और जो हमारा BCG वैक्सीन है, ये 3 किस्म के वैक्सीन, इसके अलावा भी ये वैक्सीन जो है ये एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स है, ये हमारे एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं। इसके अलावा जो हमारा रोटावायरस वैक्सीन है, ये भी एक इसी किस्म का वैक्सीन है। देन वेरिसीला वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, ये भी इसी कैटेगरी का एक वैक्सीन है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब देखो, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ऊपर आपने देखा कि हम ना ऊपर वाले केस में हमने देखा कि लाइव जो होता है हमारा, लाइव माइक्रोब को, लाइव या फिर एटेन्यूएटेड वैक्सीन यानी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम वैक्सीन की फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो होता है ना, ये होल किल्ड वैक्सीन होती है। ठीक है यानी क्या किया जाता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पर्सन एक्स और M एक माइक्रोब है, ठीक है ना। ये एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज़ जो है एक इंसान के अंदर पैदा करता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो माइक्रोब है ना, ये जो माइक्रोब है, इसको सब्सटेंस जैसे फॉर्मलिन या फिर फार्मल्डिहाइड इसका यूज़ करके ना इसको इनएक्टिवेट कर देंगे, इसको डीएक्टिवेट कर देंगे।
इसको डीएक्टिवेट कर देंगे, यानी एक किस्म से किल कर देंगे इसको, या फिर हम कुछ गैसेस पास करेंगे, ठीक है, किसी तरीके से इसको क्या कर देंगे। लेकिन इस तरीके से इसको डीएक्टिवेट करेंगे, इसका जो जीनोम है ना, अंदर से इसका जो जेनेटिक सिस्टम है, उस पर कोई भी असर नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल एज इट इज़ रहना चाहिए, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस इसमें क्या है कि इसको डीएक्टिवेट कर देना है बाय अप्लाइंग हीट भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको फार्मलिन या फिर फॉर्मल्डिहाइड, जैसे फार्मलिन यहाँ पे दिया, फार्मलिन या फिर फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करके या फिर इसका हीट का इस्तेमाल करके जो है इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जब इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, तब डीएक्टिवेट करने के बाद ये एम डैश हो जाएगा, और इस एम डैश को फिर इसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। अब ये किस तरह से काम करेगा वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि किस तरह से वो इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स, किस तरह से इम्यूनिटी वो डेवलप होगी, किस तरह से उसको, ठीक है, ऊपर बाद में यही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पर हम लाइव थोड़ा उसको चेंज करते थे, उसको थोड़ा चेंज करने के बाद, उसको थोड़ा लेस हार्मफुल करने के बाद जो है वो देते थे एक इंडिविजुअल को। लेकिन यहाँ पे ना इसको डीएक्टिवेट करके, ठीक है, डीएक्टिवेट करके इंजेक्ट किया जाता है। अब जब डीएक्टिवेट करके इसको इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए ये वैक्सीन जो होता है ना, ये उतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, ये लेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी ये उतना ज़्यादा जो है वो यूज़फुल नहीं होता जैसा कि हमने ऊपर देखा। जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है और काफ़ी ज़्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बॉडी को। ये जो है उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि ये जो माइक्रोब आप इंजेक्ट करते हो ना, वो आप डीएक्टिवेटेड फॉर्म में जो है वो करते हो। इसलिए इसके लिए ना हमें इन वैक्सीन्स के लिए हमें बूस्टर डोज लेना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोविशील्ड, या फिर कोविशील्ड अगर आपने लिया हो तो आपको बूस्टर डोज लेना पड़ा होगा। तो क्योंकि वो जो वैक्सीन था वो इनएक्टिवेटेड ही वैक्सीन था, उसमें सिर्फ क्या था कि जो कोरोना वायरस, जो वायरस का इस्तेमाल उस वैक्सीन को बनाने में किया था, वो एक इनएक्टिवेटेड वायरस था, तभी हमें उसके लिए बूस्टर डोज का जो है वो लेना पड़ा, ताकि वो हमारी इम्यूनिटी को जो है और ज़्यादा अच्छा कर पाए, और ज़्यादा जो है वो लंबी हमारी इम्यूनिटी जो है वो कोविड-19 के अगेंस्ट जो है वो चल सके। दैट्स वाई ये जो है बूस्टर डोज का इस्तेमाल। लेकिन ऊपर वाले केस में जो हमने ऊपर पढ़ा, पहली जो हमने टाइप पढ़ी, उसमें बूस्टर डोज का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि वो एक ही वैक्सीन जो है वो वैक्सीन इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक, अच्छा जो इंडिया में हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है वो देते हैं, जैसे कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईवीपी, रेबीज़ के अगेंस्ट ये वैक्सीन दी जाती है, टाइफाइड के अगेंस्ट ये वैक्सीन दी जाती है, हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट ये वैक्सीन दी जाती है, और इन्फ्लुएंजा ए के अगेंस्ट हम इस वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। और आप कोविड का भी यहाँ पे लिख सकते हो कि कोविशील्ड वगैरह जो वैक्सीन हमें की हैं, जिनके लिए हमें बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ी, उनको भी आप यहाँ पे इस जो है लिस्ट में जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो आई होप इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी आपको समझ आ गया होगा कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या है और एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहाँ क्या है, और किन किन बीमारियों में किस किस किस्म के वैक्सीन जो है वो इंडिया के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारी जो तीसरी किस्म की वैक्सीन है, थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन, उसको समझते हैं कि थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन हमारी क्या है। ठीक है, जो थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन है इसको हम बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन, अब ये सब यूनिट वैक्सीन क्या है? सब यूनिट आर एसेलुलर to the absence of whole cell. Acellular vaccine do not contain the entire bacterial or viral genome. Instead, they contain proteins or polysaccharide from the surface of the bacteria or virus. These polysaccharide or proteins are the part of human immune system, recognized as a foreign and stimulate immune response against them. होता क्या है कि जैसे वापस से मैं वही कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि एक साइनर्जी मेंटेन हो। यहाँ पे एक एम माइक्रोब है। अब क्या होता है कि ये जो एम माइक्रोब है, इसका जो सेल है ना, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से ना प्रोटीन्स ली जाती हैं, सरफेस प्रोटीन जिन्हें बोला जाता है, सरफेस प्रोटीन्स। वो सरफेस प्रोटीन्स ली जाती हैं इसकी, यानी इस माइक्रोब से, कि माइक्रोब एम है, इसमें ना क्या किया जाता है कि पूरा जीनोम जो है वो इसमें इंजेक्ट नहीं किया जाता, सिर्फ प्रोटीन यहाँ से, किसी सरफेस प्रोटीन्स यहाँ से ली जाती हैं, और उन प्रोटीन्स को वैक्सीनेशन की फॉर्म में, प्रोटीन्स को, पॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स को जो है, पॉलीसेकेराइड फॉर्म ऑफ ये जो प्रोटीन्स या फिर पॉलीसेकेराइड फॉर्म्स होती हैं, जो उसको इस लिविंग इंडिविजुअल में जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, इसको दिया जाता है। अब क्या है कि वापस से
हमारी बॉडी जो है, इसके अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो पहचान लेगा कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये बाहर से आई हुई हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, एक तरीके से वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, और फिर दोबारा अगर ये माइक्रोब इसकी बॉडी को जो है वो इन्फेक्ट करेगा, तो तुरंत इसकी बॉडी, इसके अंदर मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इसको ख़त्म कर देंगी और इसको प्रोटेक्शन देंगे, इसको बचाएंगे किसी भी फ्यूचर इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये है हमारा सब यूनिट। इसमें हम पूरा सेल जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, ना ही वो जैसे हमने ऊपर देखा था लाइव इनएक्टिवेटेड, ये इसमें सेल पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता इसमें, यानी प्रोटीन्स पॉलीसेकेराइड फॉर्म्स में या फिर प्रोटीन्स की फॉर्म्स में सिंपल एक सब यूनिट जो है उसको वैक्सीनेशन की फॉर्म में एक पर्सन को दिया जाता है, बस ये इसमें है। अच्छा, ये किसमें, जैसे यहाँ पे सब यूनिट, जैसे इसमें जैसे कंजुगेटेड वैक्सीन और टॉक्साइड वैक्सीन, कंजुगेटेड वैक्सीन और टॉक्साइड वैक्सीन, दीज आर द टू एग्जांपल्स। देखो ये जो टॉक्साइड वैक्सीन है ना, ये इसे ऑर्गेनिज्म का एक माइक्रोब का, जैसे ये माइक्रोबैम है, इसके जो टॉक्सिन है ना, टॉक्सिन से तैयार की जाती है, यानी इससे टॉक्सिन लिया जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको कम किया जाता है और उसको फिर वैक्सीनेशन की फॉर्म में एक इंडिविजुअल को दिया जाता है। इस तरीके से ये काम होता है। आई होप आपको सब यूनिट वैक्सीन भी समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं हम आगे आगे के टॉपिक्स को हम देखते हैं कि आगे क्या दिया है। लास्ट वन इज़ यूर mRNA वैक्सीन। ठीक है, तो ये देखो, ये mRNA वैक्सीन अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना वो सारा ट्रेडिशनल वैक्सीन था। mRNA वैक्सीन की एक बहुत एडवांस्ड और बहुत ही जो है आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जिससे mRNA टेक्निक्स, mRNA वैक्सीन जो हमारे कोविड वगैरह की वैक्सीन्स आजकल जो बन रहे हैं ना, वो इसी तरीके के वैक्सीन्स होते हैं। और ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है वैक्सीनेशन को बनाने की, वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि मैसेंजर RNA, mRNA जो होता है ना, mRNA they use messenger RNA, mRNA, to teach the body how to make a protein that will trigger an immune response to the specific pathogens. mRNA vaccine are different from ऊपर की जो हमने vaccines पढ़ी, they are traditional vaccines that use weakened or inactivated pathogens. जैसे हमने inactivated pathogens और ये देखा था, they are traditional, वो एक traditional vaccine है, लेकिन ये थोड़ी एडवांस्ड वैक्सीन है। देखते हैं हम इससे कैसे काम करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। होता क्या है, mRNA वैक्सीन वर्क्स बाय डिलीवरिंग अ स्ट्रैंड ऑफ mRNA टू द body cells. The mRNA contains the instruction of making a specific protein. This is type a protein that is found on surface of the pathogen. The cell then use the mRNA to make the protein, which is then displayed on the surface of the cell. The immune system then recognizes the protein as a foreign and reproduce antibodies against it. देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली होता क्या है कि एक पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, उस इम्यून सिस्टम को एक तरीके से ट्रेन किया जाता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कल को इन्फेक्शन होता है तो आपको किस तरीके से उस इन्फेक्शन को ख़त्म करना है। वो एक्चुअली यहाँ पे इस कंडीशन में किया जाता है। देखिए, समझते हैं कैसे ये होता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो, जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि जैसे आपने अगर कोविड-19 का जो वायरस है वो देखा होगा, कुछ इस किस्म का वायरस है और उसकी बॉडी पे आपने कुछ इस तरीके के जो है प्रोटीन्स के कुछ इस तरीके से आपने वो देखे होंगे। ठीक है, इस तरीके के। अब होता क्या है कि एक बॉडी सेल है, ये बॉडी सेल है, ठीक है, ये बॉडी सेल, ये हमारी बॉडी का सेल है, ठीक है, ये बॉडी का सेल, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रोटीन है, ये जो स्पाइक है ना, ये जो प्रोटीन स्पाइक है इसके ऊपर, ठीक है ना, इसका जीनोम है, इसके अंदर जीनोम, यानी ये होगा RNA या RNA होगा यूजुअली, ठीक है, RNA या फिर DNA। हम देखेंगे कि ये जो प्रोटीन है ना, ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को RNA का कौन सा पार्ट जो है इसको कंट्रोल करता है। यानी कि ये जीनोम अगर है, ये वायरस का अगर जीनोम है, ये इसकी बेसिस हैं, नाइट्रोजनस जो इसकी बेसिस जो इसके इस तरीके से
जैसे एडेनिन का वन इन साइटोसिन थायमिन, वो जो आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। इसमें यूरेसिल होता है। तो क्या होगा कि ये इसका जीनोम है। हम देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जीनोम का, ये कंट्रोल करता है इस प्रोटीन को। जैसे हमें हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को जो है वो कंट्रोल करता है। जैसे हमारी आइज़ का कलर, हमारे बालों का कलर, हमारी स्किन का कलर, तो हमारे बॉडी के अंदर जीन्स मौजूद हैं, वही जीन्स उसको एक्सप्रेस करते हैं, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ हिस्सा है जो ना इस प्रोटीन को बनाता है या इसको एक्सप्रेस करता है। हम क्या करते हैं कि इस प्रोटीन आरएनए के इस हिस्से को काटा जाता है, यहाँ से काट के इसको अलग कर दिया, ये इसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद इसको एज अ वैक्सीन जो है, इसको एज अ वैक्सीन जो है एक इंडिविजुअल को दिया जाता है। इसको, ये जो mRNA है, mRNA इसको दिया जाता है। और जब ये mRNA एक इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता है, फॉर एग्जांपल ये इंसान की बॉडी के अंदर का सेल है, जब इंसान की बॉडी के अंदर चला जाएगा, जब हम इसको इसमें अंदर चला जाएगा, तो ये बताएगा इस सेल को, इस सेल को, देखो ये कंट्रोल किसको करता है, इन प्रोटीन्स को कंट्रोल करता है ना, ये प्रोटीन्स को, ठीक है, इनको बनाने इसका कंट्रोल करता है ये। तो सेम उसी तरीके से ये जब इस सेल के अंदर हम इसमें एंटर करवाएंगे, तो ये इस सेल को बताएगा कि आपको ना इस किस्म की प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। तो सेल क्या करेगा, सेल बस उसी किस्म की प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है, हमारी बॉडी के सेल्स वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ये प्रोटीन, ये जो इस माइक्रोब के सरफेस के ऊपर ये स्पाइक्स, इस तरह की प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा तो हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करके क्या करेगा कि इनको जो है वो किल कर देगा, इनको किल कर देगा, ख़त्म कर देगा। और ख़त्म करने के बाद इसके अंदर हमने जो ये mRNA वैक्सीन जो है, ये जो mRNA स्ट्रैंड हमने यहाँ पे जो है इसमें इंसर्ट किया था, इसको भी वैक्सीन जो हमने दिया हुआ था इसको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है इस पर भी एक्ट ख़त्म कर देगा और इनको भी ख़त्म कर देगा, इनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और रहेगा क्या, रहेगा हमारी बॉडी के अंदर बी सेल, या इनको मेमोरी सेल भी बोलते हैं। ये बी सेल हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे और ये बी सेल याद रखेंगे, किसको याद रखेंगे, ये इन प्रोटीन्स को याद रखेंगे, इन प्रोटीन्स को याद रखेंगे, इस mRNA को याद रखेंगे। फिर अगर नेक्स्ट कभी, फिर अगर इस पर्सन की लाइफ में नेक्स्ट कभी ये माइक्रोब इन्फेक्ट करता है, तो ये माइक्रोब इन्फेक्ट करता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है इसके अगेंस्ट एक्ट करने की, अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है ना, प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। तो फिर कभी अगर ये एक्ट इस पे अटैक करता है, तो ये इन प्रोटीन्स को पहचान के, ये बी सेल्स, मेमोरी सेल्स, इन प्रोटीन्स, सरफेस प्रोटीन्स को पहचान के ना, जो सरफेस प्रोटीन्स है इनको पहचान के इनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेगा। और एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करने के बाद एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेगा, और जब एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेगा तो एंटीबॉडीज़ जो हैं क्या करेंगी कि इस माइक्रोब को ख़त्म कर देंगी और एक इस इंसान को जो है वो इन्फेक्शन से जो है वो बच जाएगा, ये पर्सन जो है ये इन्फेक्शन से बच जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हाउ एन mRNA वैक्सीन वर्क, mRNA कैसे काम करता है, ठीक है, mRNA कैसे काम करता है। ये कुछ टाइप्स ऑफ वैक्सीन थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। mRNA वैक्सीन, या फिर जैसे जो आपका सब यूनिट वैक्सीन हो गया, उसके बाद इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हो गया, एट्यूनिएटेड वैक्सीन हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अब जो टॉक्सिन वैक्सीन है वो मैंने आपको पहले बताया कि ये टॉक्सिन से तैयार किया जाता है, ठीक है। टॉक्सिन को थोड़ा लेस जो है उसको एक तरीके से इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन कहेंगे यहाँ के, टॉक्सिन को थोड़ा कम जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसको एज अ वैक्सीन एडमिनिस्टर कर दिया। सेम उसी तरीके से जो है बॉडी जो है वो रेस्पॉन्स करेगी और उसी तरीके से जो है क्या होगा कि जो है वो पर्सन जो है एंटीबॉडीज़, उसकी इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स जो है वो करेगा और उसको ख़त्म कर देगा और उसको इन्फेक्शन से इन फ्यूचर वो बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो वायरल वेक्टर वैक्सीन्स होते हैं, वायरल वेक्टर वैक्सीन्स क्या होते हैं? वायरल वेक्टर वैक्सीन्स आर टाइप ऑफ वैक्सीन दैट यूजेस हार्मलेस वायरसेस,
जो हार्मलेस वायरसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिनको हम वेक्टर बोलते हैं, टू डिलीवर द जेनेटिक मटेरियल इनटू द सेल। अब वो वायरसेस क्या करते हैं, ये वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं सामान पहुंचा रहे हो, ठीक है ना, आप सामान पहुंचा रहे हो तो आप किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल करोगे, गाड़ी, किसी व्हीकल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, उस व्हीकल का इस्तेमाल करोगे। सेम उसी तरीके से जो ये हार्मलेस वायरस है, एज अ व्हीकल का इस्तेमाल, जैसे एज अ व्हीकल हम इसको यूज़ करते हैं टू डिलीवर द जेनेटिक मटेरियल इनटू आवर सेल। कि ये वायरस क्या है कि हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जो है एक किस्म का जेनेटिक मटेरियल जो है वो वहाँ पहुँचाता है। अच्छा, द वेक्टर इज इंजीनियर टू कैरी जीन फ्रॉम द वायरस वी वांट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। यानी कि फॉर एग्जांपल एक ए वायरस है, इससे ना हमें पर्सन को बचाना है, पर्सन को बचाना है, तो हम क्या करेंगे, एक हार्मफुल वायरस लेंगे, हार्मफुल वायरस होगा जिसको हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हार्मफुल वायरस भी एज अ वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा इस तरीके से हम इस वायरस को इंजीनियर करेंगे कि ये जो ए हार्मफुल वायरस है जिससे हमें बचना है, इसका जेनेटिक मटेरियल इस वायरस की मदद से हम इस पर्सन में इंजेक्ट कर देंगे, इस वायरस की मदद से हम इस पर्सन में इंजेक्ट कर दें। हार्मफुल वायरस है, बस इसका जेनेटिक मटेरियल इसके माध्यम से हम इस पर्सन में इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन जो है वो इसको इंजेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि जब जीनोम, जेनेटिक मटेरियल, ये जीनोम जो है इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो इसकी बॉडी के अंदर जब चला जाएगा तो क्या होगा हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है, रेस्पॉन्स करेगा तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी तो वो क्या करेगा कि एक्चुअल वायरस क्या होगा कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, तो जब कभी एक्चुअल वायरस जो है वो एनकाउंटर करेगा लेटर स्टेजेस में, तो वो क्या होगा, लेटर स्टेजेस में जब वो जो है वो कभी इन्फेक्ट करेगा तो जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हैं वो उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये हम वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है वो इबोला और कोविड-19 जो वैक्सीन्स डेवलप हुए हैं उनमें हमने ये इस तरीके से वैक्सीन्स को डेवलप किया हुआ है और इस तरीके से काम करती हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि वैक्सीन कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरीके से वो वैक्सीन काम करता है। मैंने 2-3 बार आपको ये ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं, अब ज़रूरत नहीं है इसको समझाने की। अगर आप चाहते हो कि आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और आप इसको खुद से एक नज़र इसको मार सकते हैं। अदरवाइज़ जो चीज़ थी इसमें समझाने की वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, अब हिस्ट्री थोड़ी सी वैक्सीनेशन के रिलेटेड है कि वैक्सीनेशन में हम क्या मतलब, तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि ये ना एडवर्ड जेनर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था VLW के एग्ज़ाम में, एडवर्ड जेनर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये चीज़ याद रखोगे कि किस पर्सन ने कौन सी वैक्सीन और कब जो है वो किस बीमारी के अगेंस्ट, जैसे यहाँ पे एंथ्रेक्स है, यहाँ पे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो भी है, यहाँ काउ पॉक्स है, ठीक है, किसके रिलेटेड कौन सी जो है वो कौन सी वैक्सीन जो है वो डिस्कवर की हुई है, ठीक है, और कब की हुई है। ये चीज़ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी याद रखनी होगी। डेट्स भी अलॉन्ग विद द पर्सन नेम हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन, और उसके किसके अगेंस्ट उसने, यानी कि जो पैथोजन है उसको भी याद रखना है, डेट भी याद रखनी है, बीमारी भी याद रखनी है, और जिस पर्सन ने उसको डिस्कवर किया है उसको भी याद रखना है। जैसे लुईस पास्चर्स ने एंथ्रेक्स के अगेंस्ट 1881 में वैक्सीन जो है वो डिस्कवर की, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है, पास्चर जो है वो, लुईस पास्चर ने एक सक्सेसफुल वैक्सीन रेबीज़ के अगेंस्ट भी जो है वो डेवलप की थी, ठीक है ना, ये जो 1885 के अंदर इसने, ठीक है ना। देन 1914 के अंदर जो है यानी कफ के रिलेटेड एक वैक्सीन, देन डिप्थेरिया इन 1926, ठीक है। इस तरीके से 1938 टेटनस वैक्सीन, 1948 डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस और डिप्थेरा वगैरह वैक्सीन जो है ये डिस्कवर किया गया, ठीक है। सो मैं शेयर करूँगा ये जो है ये आई विल बी शेयरिंग इट ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ द एग्ज़ाम काउंसलर। तो आई होप कि वहाँ से आप इसको ले लेना और वहाँ से आप ना इसको एक बार अच्छे से इसको लर्न करना कि कब कौन सा वैक्सीन जो है वो डिस्कवर हुआ है, अलॉन्ग विद द पर्सन हु डिस्कवर्ड, ठीक है। इस पे 2001 तक दिया हुआ है, आप आगे तक कीजिएगा। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक। ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि
इंडियाज़ की क्या अचीवमेंट रही है वैक्सीनेशन में इंडियाज़ की क्या अचीवमेंट रही, ठीक है। इसमें आपको बता दूं मैं कि इंडिया का ना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहा है वैक्सीनेशन में। ये जो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया जो है 1977 में ही स्मॉल पॉक्स जो है वो फ्री हो चुका था, ठीक है। इंडिया ने फिर अपना एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1978 में लॉन्च किया था। उसके बाद उन्होंने BCG वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थीरिया, टेटनस, अच्छा पर्ट्यूसिस वगैरह, ये DPT वैक्सीन शुरू कर दिया। उसके बाद हमने ऑरल पोलियो वैक्सीन शुरू कर दिया, ठीक है। इस चीज़ के रिलेटेड इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अचीवमेंट्स जो है वो हासिल की है। अच्छा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा जो है ये क्या बताता है, ये बताता है कि द चाइल्डहुड वैक्सीनेशन रेट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इम्प्रूव्ड ओवर द लास्ट 2 decades with the portion of children who are fully vaccinated reaching 76%। यानी आज 100 में से लगभग 76 बच्चे जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं एज पर द लेटेस्ट नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, ठीक है। NHFS के मुताबिक नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के अकॉर्डिंग 76% बच्चे जो हैं लास्ट 2 decades के अंदर फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, ठीक। अब इंडिया इनिशिएटिव, इसके जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट के रिलेटेड है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ेंगी। देखो होता क्या एक्चुअली कि जो इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत जो है 11 बीमारियों के अगेंस्ट जो है वो नेशनली जो क्या किया जाता है, वैक्सीन्स प्रोवाइड किए जाते हैं 11 बीमारियों के अगेंस्ट। और अगर आप देखोगे फर्दर टारगेटिंग क्लोज टू 2.7 करोड़ न्यू बॉर्न्स एंड 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स एवरी ईयर। यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हर साल इंडिया के अंदर 2.7 करोड़ बच्चे और 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स को एवरी ईयर जो है वो इम्यूनाइजेशन यानी कि उनको जो है वैक्सीन्स दिए जाते हैं। अब आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको टेटनस के वैक्सीन दिए जाते हैं, T1 T2 कुछ टेटनस के वैक्सीन दिए जाते हैं। तो और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको भी वैक्सीन्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो 11 बीमारियों के अगेंस्ट, नेशनली 11 बीमारियों के अगेंस्ट जो है अभी तक अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया का जो है हर साल 2.7 करोड़ न्यू बॉर्न्स और 2.9 प्रेग्नेंट वुमेन्स को हर साल जो है वो वैक्सीन्स दी जाती है। अच्छा, उसके अलावा मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपने देखा होगा कि लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है ये ना जो MR वैक्सीन्स दिए जाते हैं बच्चों को। MR वैक्सीन्स यानी मम्प्स और रुबेला के अगेंस्ट, मीजल्स, मम्प्स एंड रुबेला वैक्सीन ये दिए जाते हैं बच्चों को स्कूलों के अंदर। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये करवाए भी हैं। और इससे क्या होता है कि पहले काफ़ी ज़्यादा जो डेथ्स होती थी, हज़ारों की तादाद में जो है बच्चे जो हैं इंडिया के अंदर इन बीमारियों से जो वो उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जब ये वैक्सीन्स एडमिनिस्टर करने के बाद, इस प्रोग्राम के बाद, जो मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, काफ़ी हद तक इन डेथ्स को जो है वो रोका गया है जो मीज़ल्स और रुबेला की वजह से होती थी, ठीक है ना। वैक्सीनेटेड 3 crore children in the past 3 prevented of 10,000 ऑफ द मीजल डेथ्स इन द चिल्ड्रंस। ये मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो शुरू की थी। अब है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें क्या था मिशन कि हम फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, ठीक है, फुल इम्यूनाइजेशन ही पूरी कंट्री में सभी लोगों को जो है वो इम्यूनाइजेशन जो है वो करी जाएगी, यानी उनको वैक्सीन्स दिए जाएंगे। इसमें अभी तक 90% जो इसका जो टारगेट है वो अभी अचीव हो चुका है अक्रॉस द कंट्री, ठीक। द नमूनियोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड स्केल अप यूजिंग मेड इन इंडिया वैक्सीन टू प्रिवेंट द रेटोवायरल डायरिया एंड निमोनोकोकल नमूनिया इन चिल्ड्रंस। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आई है, जिसमें जैसे ईवन का इस्तेमाल यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसका डेवलपमेंट हुआ है, जो क्या काम करता है, जो वैक्सीन एंटायर वैक्सीन स्टॉक मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक टेम्परेचर ट्रैकिंग वगैरह देखता है पूरे नेशनल वाइड, इस चीज़ को देखता है।
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक मिशन इंद्रधनुष के रिलेटेड आपको चीज़ें याद रखनी हैं। उसके अलावा जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसके रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी हैं। उसके अलावा जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो है, इसे भी याद रखना है। बाकी ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जिसमें आपको हिस्ट्री के कुछ वैक्सीनेशन की हिस्ट्री की, किस पर्सन ने कौन सी वैक्सीन डिस्कवर की और कब की, किस बीमारी के अगेंस्ट की, वो चीज़ आपको जो है वो देखनी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे रबीला, मेजल्स, मम्प्स वगैरह हो गया, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, चिकन पॉक्स के रिलेटेड वैक्सीन हो गया, पोलियो वैक्सीन हो गया, ठीक है। ये कुछ वैक्सीन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री देखनी होगी। मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर। सो आई होप अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो एग्ज़ाम काउंसलर की एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, एग्ज़ाम काउंसलर की अपनी एक एप्लीकेशन हमने जो है वो लॉन्च की हुई है। उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह वो मिल जाएगा। आप उसको जो है इंस्टॉल कीजिए, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए। उसके अलावा एग्ज़ाम काउंसलर का जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन JKSSB के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, या फिर क्लासेस के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, अगर आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपको वो वीडियो जो है वो आपको टेलीग्राम के ज़रिए उस चीज़ का पता चल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, फ़ायदेमंद लगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड राइट योर डाउट्स, योर रिव्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि हमें भी थोड़ा जो है वो इंस्पिरेशन मिले। आपके जब कमेंट्स पढ़ते हैं, हम अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो और ज़्यादा जो खुशी होती है और वीडियो लेक्चर बनाने का जो है वो मन करता है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।